रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दिग्विजय काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, पुरपुरा होता है। बोलता है मेरे खुद के बेटे नहीं, मेरी बेटी की यादें मुझसे दूर कर दी। मैं यहाँ पर घुट घुट कर जी रहा हूँ, मेरी बेटी भी अंदर घुट रही होगी। प्लीज़ इस ताले को कोई तो तोड़ दो। दिग्विजय रो रहा होता है। डॉक्टर दिग्विजय को संभालने की कोशिश करता है। दिग्विजय दरवाजे को तोड़ने की बात कर रहा होता है। सब दिग्विजय को समझा रहे होते हैं, लेकिन दिग्विजय किसी की बात नहीं सुनता। अनु दिग्विजय पर गुस्सा करती है और बोलती है सर बस कर दीजिए, बात कोर्ट कचहरी की है। अगर आपने इस ताले को तोड़ा मतलब आप कानून को तोड़ रहे हो। आप कुछ मत कीजिए। दिग्विजय अनु को बोलता है प्लीज़ ये ताला खोल दो, मुझे अंदर जाना है। अनु बोलती है सर सावी वहाँ पर नहीं है, सावी वहाँ नहीं है, सावी यहाँ आपके दिल के अंदर है। उसकी यादें हर चीज़ आपके दिल में है। सर आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। आप जब तक सांस लेते रहेंगी ना तब तक सावी का जो सपना है वो आपके दिल में है, और सावी की सारी यादें भी आपके ही दिल में हैं। सर यादों को कोई भी कैद नहीं कर सकता। इधर बंकू और डॉक्टर दोनों मिलकर दिग्विजय को संभालते हैं। आगे हम अंश को देखते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आता है। यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो बोलता है तुम पराग कोठारी की दामाद हो ना, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए। अंश बोलता है अगर ईमानदारी से नौकरी करें और पैसे कमाए ना तो ऐसे बुरे दिन सभी लोगों के आए। तभी यहाँ पर गौतम भी पहुँच जाता है। गौतम बोलता है शक्ल अकल हालात सब कुछ बुरे हैं तो दिन भी बुरे ही होंगे। अंश बोलता है दिन भले ही बुरे हों लेकिन मेरी जो नीयत है वो कभी बुरी नहीं है। गौतम बोलता है एक काम कर, एक पैन में तेल डाल, उसके बाद नमक डाल और मिर्च डाल और अपनी नीयत है ना वो भी डाल दे। अच्छा सा अचार बना और उसको रोटी के साथ खा ले। गौतम इंटरव्यू लेने के बारे में बता रहा होता है कि ये मेरा दोस्त है, इसको बोलकर मैंने ख़ास तौर पर तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, और सिर्फ ये बताने के लिए तुम्हें यहाँ क्या कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, अपने बापूजी की तरह अगरबत्तियाँ बेचना स्टार्ट कर दो। अगरबत्ती नहीं, तुम धूप बत्ती बेचो, वरना अगरबत्ती ही बेचोगे तो तुम और तुम्हारे बापूजी दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होगा। गौतम की बातें सुनकर अंश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर गौतम बोल रहा होता है कि 4 पैसे तो तुम कमा नहीं सकते, चले हो मेरी बेटी की कस्टडी लेने के लिए। तुम लोगों से अच्छी तो प्रार्थना थी, मर ही गई। अंश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इधर गौतम बोलता है कि तेरा वो बापूजी जो बूढ़े बेटे हैं उनको मर जाना चाहिए अब तो आप प्रार्थना की तरह, लेकिन नहीं, रोड पर अगरबत्तियाँ बेच रहे हैं। अंश को गुस्सा आता है। वो गौतम को एक जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापूजी और मेरी प्रार्थना के बारे में ऐसी बात करने की। गौतम भी अंश पर अटैक करता है। वो बोल रहा होता है कि तू और तेरा जो शाह परिवार है ना ऐसे ही अपनी औकात को याद रखना, और वैसे अगर तुम लोगों को कुछ याद नहीं होगा तो मैं बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता रहूँगा। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो रो रहा होता है। बंकू और डॉक्टर दोनों दिग्विजय को संभालने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय सावी की फ़ोटो दिख रहा होता है। वो बोलता है कि सारी की सारी मेरी गलती है। अगर मैंने अपनी बच्ची को मैच देखने के लिए बुलाया ही नहीं होता तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, वो आज मेरे साथ होती। मैंने उसको कॉल किया, उसको बोला कि तू जल्दी आना, साइकिल से आना, उसी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। दिग्विजय को याद आता है कि कैसे सावी का एक्सीडेंट हो गया था। वो जल्दबाजी में उसके पास आ रही थी। दिग्विजय बोलता है मेरे हाथ में तो ट्रॉफी थी बट मेरी बेटी की ज़िंदगी उसके हाथ से छिन गई। जब उसका एक्सीडेंट हो गया उसने बोला कि पॉप्स को कोई मत बताना क्योंकि वो नहीं चाहती पॉप्स इस मैच को छोड़ कर आए। मुझे लगा था मैं जीत गया हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मैं तो हार गया हूँ। मैं तो अपना सब कुछ हार गया था उस दिन। उस दिन एक खिलाड़ी की जीत हुई थी लेकिन एक बाप की सबसे बड़ी हार हुई। दिग्विजय रोने लग जाता है और बोलता है काश मैं उस दिन मर जाता। इधर डॉक्टर बोल रहा होता है बंकू तो सर को संभालना। बंकू पानी लेकर आता है। अनु भी रो रही होती है, उसको अपने बेटे समर की याद आती है। वो बोलती है समर। अनु रो रही होती है। वो बोलती है कि एक टूटे हुए पिता का दर्द एक टूटी हुई माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मुझे आज भी लगता है कि मेरा समर मेरे पास आएगा, वो मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा, मैं भी उसको हर जगह ढूंढती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी वो खिड़की के पास खड़ा होकर थाली से मुझ पर रोशनी करेगा और वो फिर से पहले की तरह शरारतें करेगा। बच्चे दुनिया से चले जाते हैं लेकिन माँ बाप के लिए वो हमेशा उनके पास ही रहते हैं, वो कभी दुनिया से नहीं जाते। अर्थी उठने के बाद भी माँ बाप को यही लगता है कि उनका बच्चा उनके पास वापस आएगा। अनु समर को याद करके रोने लग जाती है। अनु देखती है कि कैसे दिग्विजय रो रहा है। अनु सोच रही होती है कान्हा जी ने मुझे दिग्विजय से नहीं मिलाया है, दुख को दुख से मिलाया है। समर तेरे जाने के बाद मेरे पास सारे बच्चे थे, पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी तुझे ही मेरे सपनों में आकर मुझे संभालना पड़ता था। अनु बोलती है मेरे पास तो पूरा परिवार था, इस माँ के साथ पूरा का पूरा परिवार था, लेकिन ये पिता तो अकेले ही थे, इनके पास कोई नहीं था।
अनु बोलती है, सावी बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ तेरे सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये माँ अपनी पूरी जान डाल देगी। आगे हम राही और कैथी को देखते हैं। राही कैथी को काम समझाती है। वो बोलती है, माँ सब कुछ समझ आ गया। कैथी बोलती है कि काफ़ी सालों बाद काम कर रही हूँ ना, तो कुछ इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन सब अच्छा लग रहा है। कैथी बता रही है कि राही, आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लग गई हूँ। मैं फ्रिज खोल लेती हूँ बट मुझे याद नहीं रहता मैंने फ्रिज क्यों खोला है। मैं किसी के पास कॉल करती हूँ फिर याद नहीं आता कि मैंने कॉल क्यों किया था, क्या बात करनी है। कभी कभी मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी अचानक से इतना गुस्सा आता है, दूसरे पल ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो कभी ही अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। राही, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। राही बोलती है, एक सेकेंड माँ। फिर वो कैथी को बताती है कि माँ, आपको कोई भी बीमारी नहीं हुई है। राही बताती है, ये प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स है। ना लड़कियों को पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले पता होता है उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और ना ही पीरियड्स बंद होने के टाइम पर पता होता है। कैथी बोलती है, हाँ राही, मैं भी भूल गई थी। इस उम्र में ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है वो प्री मेनोपॉज की तरफ इशारा करते हैं। राही बोलती है, माँ आप ठीक हो ना। कैथी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं भूल गई थी। राही बोलती है, हमारे देश में आज भी गांव की कई औरतों को पता नहीं है कि प्री मेनोपॉज होता क्या है। कैथी बोलती है, हाँ सब लोगों को जानकारी होना जरूरी ही है। राजा और प्रेम वहीं पर होते हैं। वो दोनों कैथी और राही की बातें सुन रहे होते हैं। कैथी बोलती है, जानकारी होने के लिए बात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राही बोलती है, कोई बात करे या ना करे, लेकिन एक बेटी को माँ से और माँ को बेटी से बात ज़रूर ही करनी चाहिए। कैथी बोलती है, हाँ बिल्कुल सही है, जैसे तुम अभी मुझसे बात कर रही हो। तभी राही देखती है कि प्रेम और राजा दोनों अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। वो बोलती है, तुम अपने फ़ोन में क्या सर्च कर रहे हो। राजा बोलता है, हम देख रहे हैं प्री मेनोपॉज है क्या। प्रेम बोलता है, हर घर में हर लड़की के साथ ऐसा होता है। हम उनका दर्द सहन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको समझ तो सकते ही हैं। तभी यहाँ पर मोटिबा आ जाती है। वो बोलती है कि अनुपमा जी गई, लेकिन उनकी बातें अभी भी तुम लोग कर रहे हो। जो कुछ ख्याति को हो रहा है ना, वो कोई अनोखा नहीं है। जब से दुनिया बनी है तब से हर औरत के साथ यही होता आ रहा है। कोई ख्याति के साथ तो पहली बार हुआ नहीं है। तुम सब लोगों को बस बेचारा बनने का मौका चाहिए होता है। हर बार कोई ना कोई बेचारा बना घूमता ही रहता है। और क्या थी तुमसे कुकर को सीटी नहीं लगाई जाती, ना ही तुमसे चाय बनाई जाती है। तुम चली हो घर से काम करने के लिए, लेकिन तुमसे कोई काम तो ठीक से होता नहीं है। देखो, ये राही तो अनुपमा जी की औलाद है। क्या थी, औलाद तो माँ जैसी ही होती है, लेकिन तुम अपनी समधन की तरह क्यों बनने की कोशिश कर रही हो। क्याति बोलती है कि मुझे काम करना अच्छा लगता है। तभी यहाँ मीता पहुँच जाती है। वो बोलती है, हाँ अच्छा तो लगेगा ही। जब देवरानी काम कर रही है तो जेठानी पीछे क्यों रहे, वो भी तो कंपटीशन करेगी। और वैसे भी भाभी, आपको काम करने की क्या ही ज़रूरत है। हम सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम बाकी के लोग पैसे कमाते ही हैं ना। आप बस घर को अच्छे से संभालिए। और वैसे भी आप दिन भर मोटा भाई की याद में रोती रहती है। आप मोटा भाई को तो मना नहीं पा रही और काम करने के लिए चली है। क्याति बोलती है कि बस मीता बहन, पराग जी मुझसे नहीं, पराग जी अपने आप से रूठे हैं। और जब उनकी याद आती है तो आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं आपको नहीं बोलती कि आप मेरे साथ बैठकर रोइए। मैं अपना घर का हर काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखती तो हूँ ही नहीं। मैं प्रांशी को भी संभालती हूँ, लेकिन उसकी माँ नहीं बन पा रही। और मेरा बेटा खुद अपने दर्द में डूबा हुआ है। वो मेरा दुख कैसे देखेगा। पति मुझसे दूर है, बेटा साथ होकर भी साथ नहीं दे पा रहा। इस टाइम पर बेटी अगर साथ दे रही है तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मोरिया बोलती है, अच्छा तो राही ने ये पटी तुम्हें भी पटाती है। क्यादी बोलती है, वाह, राही ने बस मुझसे प्यार से बात की है और कुछ भी नहीं। आप में से कोई मुझसे प्यार से बात करता है। मोरिया बोलती है, अगर घर की सारी औरतें ही बाहर जाकर काम करेगी तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। क्यादी बोलती है, आपकी पूजा का ध्यान रखना, सारे कपड़े अलमारी में ठीक से रखना और घर का बाकी का जो भी काम होता है मैं और राही हम दोनों ही मिलकर करते हैं। और मेरे ऑफिस का काम करने से आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप मुझे ये क्यों बोल रही है। और हाँ बा, आप मीता और परी इन दोनों को तो कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन हर बार मुझे और राही को ही हमेशा ताने सुनाती रहती है। हम तो घर का सारा काम भी करते हैं। मोरीबा क्यादी पर गुस्सा करती है, उसको बोलती है कि तुम चुप हो जाओ। तभी प्रेम बोलता है कि मोरीबा, मेरी माँ से ऐसे बात मत कीजिए। प्रेम क्यादी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ जोड़ता है और बोलता है, सॉरी माँ, पापा यहाँ नहीं है, लेकिन आपका बेटा यहाँ पर था। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार इग्नोर कर रहा था। मैं तो अपने ही दर्द में डूबा हुआ था, आपको नहीं समझ पाया। मुझे आपको जितना टाइम देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इधर राजा भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी भी बनती है। आप जितना प्यार प्रेम भाई से करती हैं उतना मुझसे भी तो करती हैं। प्लीज़ अपने दोनों बेटों को माफ़ कर दीजिए।
ख्याति दोनों को गले लगा लेती है। इधर प्रेम बोलता है, अच्छा हुआ माँ आपने शिकायत की, मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आगे से मैं हर बात पर आपका साथ दूंगा। प्रेम राही को बोलता है, मेरी माँ को समझने के लिए थैंक यू। राही बोलती है, वो मेरी माँ है, अगर बेटी ही अपनी माँ को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तभी राजा बोलता है, फिर आप अनुमा को क्यों नहीं समझ रही, क्यों भाग रही हो। मोटिबा बोलती है, हमें अपने घर के अंदर एक और अनुपमा जी का भक्त नहीं चाहिए राजा। मोटिबा यही सोच रही होती है, जिसको ही देखो सब लोग अनुपमा जी का ही नाम जपते जा रहे हैं। अगर मैंने भी सब लोगों के सर से अनुपमा जी के नाम का भूत नहीं उतारा तो मेरा नाम भी वसुंधरा कोठारी नहीं। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं, जो तुलसी के पास होती है। वो बोलती है, सॉरी आपको फिर से मेरे साथ घर छोड़कर जाना होगा, लेकिन हम लोगों को तो आदत है ना, बट उन लोगों का क्या जिन्होंने इस घर को बसाया है, जो शुरू से इस घर में रहते आए हैं। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है, मैं आपसे सिर्फ इतना ही मांगना चाहूँगी, जो मैंने वचन दिया है मैं उस वचन को निभा सकूँ, उसको पूरा कर सकूँ। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं, जो काफ़ी अपसेट होता है। इधर हम बंकू डॉक्टर इन लोगों को देखते हैं, जो सामान को पिक कर रहे होते हैं। तभी अनु यहाँ पर आरती की थाल लेकर आती है। वो बोलती है, इस घर ने हमें सहारा दिया जब किसी ने हमें सहारा नहीं दिया। जयू बोलती है, अनुमा भूत अंकल को ये घर छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है। अनु कुछ नहीं बोलती। इधर वो दिग्विजय के पास आती है। दिग्विजय बोलता है कि आप मेरे पास क्यों आई है। अनु बोलती है, एक माँ का दुख एक पिता के दुख के पास आया है सर। अनु बोलती है, सर सब लोग पिता के साथ जुर्म करते हैं, उनके दिल में प्यार देने का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आने का अधिकार नहीं होता उनके पास। बरसों से पिता बस अपने दुख पर पर्दा डालता रहता है, लेकिन जब उसके सामने सारा दुख आकर खड़ा हो जाता है तो उसको समझ नहीं आता वो अपने दुख से आंखें कैसे मिलाए, क्योंकि पिता को दुख के साथ जीना आता है, आंसू के साथ जीना नहीं। अनु बताती है, सर मैंने भी अपना बच्चा खोया है, किसी ने उसकी जान ले ली, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को समेटा है। मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को समझाया कि मुझे समर की यादों के सहारे अब अपनी ज़िंदगी को संवारना है। कान्हा जी ने मुझे मेरे बेटे के दुख के साथ जीने की हिम्मत दी। मैं कान्हा जी से प्रे करूँगी वो आपको आपकी बेटी के दुख के साथ जीने की हिम्मत दे। अनु आरती का थाल आगे करती है। दिग्विजय आरती ले लेता है। अनु बोलती है, सर ये घर छूट रहा है, यादें नहीं, सामान को अच्छे से पैक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई याद पीछे छूट जाए। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में अनु को पता चलता है दिग्विजय अनुज का काफ़ी अच्छा दोस्त था। यहाँ पर हम देखते हैं दिग्विजय और बाकी के लोग घर छोड़कर जा रहे होते हैं। अनु भी वहाँ से निकल रही होती है, तभी अनु के हाथ में अनुज की फ़ोटो होती है। वो फ़ोटो नीचे गिर जाती है। दिग्विजय अनुज की पिक्चर देखता है। वो बोलता है, अनुज की फ़ोटो आपके पास। अनु बताती है कि ये मेरे पति है, बट आप मेरे पति को जानते हो क्या। दिग्विजय बताता है, मैं यूएस गया था, तभी मैं अनुज से मिला। वहाँ पर मेरी और अनुज की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अनुज सावी को भी बहुत अच्छे से जानता था। अनुज को जैसे ही पता चला कि सावी अपना कैफ़े ओपन करने वाली है ना, तो उसने कुछ बिना सोचे समझे ही अपना चेकबुक निकाल ली और उसके बाद एक चेक साइन कर सावी को दे दिया। वो चाहता था कि सावी का कैफ़े अच्छे से ओपन हो जाए। अनु बोलती है, मेरे अनुज ऐसे ही थे, वो हमेशा सब लोगों की मदद करते थे। इधर दिग्विजय बोलता है, मतलब सावी की कैफ़े पर आपका हक है अनुपमा जी। अनु बोलती है, सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम सावी के कैफ़े को कुछ भी नहीं होने देंगे। हम इस कैफ़े को, इस घर को, दोनों चीज़ों को बचा लेंगे। आप बस फिक्र मत कीजिए, आपको हौसला रखना होगा। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। राही को पता चलता है उसकी कंपनी की को-फाउंडर जल्दी ही इंडिया आने वाली है। राही के पास को-फाउंडर का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम जिस कंपनी में काम करती हो ना, मैं उसकी को-फाउंडर हूँ और मैं जल्दी ही इंडिया आने वाली हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ राही कोठारी। जल्दी ही हम दोनों की मुलाकात होगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।